आज की जो क्लास है हमारा, ये क्लास हमारा जो है इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसमें भी 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चन, कि पर क्वेश्चन 3 नंबर है और 40 क्वेश्चन आपका आएगा झारखंड से। साथ ही साथ झारखंड का सेक्शन और भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, इसमें भी झारखंड का क्वेश्चन आप मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर का सेट आप लोग देख सकते हैं, झारखंड से रिलेटेड, झारखंड के सभ्यता से रिलेटेड यानी कल्चर से रिलेटेड, यहाँ के जो ज्योग्राफिकल एविडेंस प्राप्त हुआ है, ज्योग्राफिकल जो आपको देखने को मिलते हैं, उससे भी लगभग 10 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उस पर भी रहता ही रहता है। यानी कि झारखंड से मान के चलिए आपका 50 क्वेश्चन केवल झारखंड से है। इसलिए झारखंड को आप एकदम जेएसएससी को पास करने का मूल मंत्र एक की मान सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान निभाएगा और इसमें स्कोर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, कवर कर ही नहीं सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सभी को आते हैं, जो नहीं भी पढ़ते होंगे फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं। लेकिन पेपर 3 में जब हम लोग देखते हैं कि 30+ होने लगता है 30 क्वेश्चन सही होने के बाद, तब जाके आपको लगता है कुछ नया क्वेश्चन आ गया हुआ है या कुछ नया पैटर्न में क्वेश्चन है। तो हम लोग को देखना है कि भैया कम से कम 35+ क्वेश्चन हम सही कर पाए। और इसके लिए एक ही उपाय है, जो सिलेबस है वो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कि जब आपको सिलेबस कंठस्थ होगा तो सिलेबस को बेस बनाकर आप अपना दायरा बनाइएगा कि आपको कहां तक पढ़ना है, कहां तक छोड़ना है, किस सब्जेक्ट को डीप में ले जाना है, सिलेबस में क्या कहा है। तो सिलेबस को याद रखना जरूरी है। ऐसे भी हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको सिलेबस याद है तो आप उन लोगों से आगे है, या एग्जाम में 10% आप ऐसे ही मतलब आगे हैं जिसको सिलेबस नहीं याद है। तो सिलेबस का याद होना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि आप क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या गलत पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कोई बुक उठाएं, आप पढ़ना चालू किए, पूरा बुक पढ़ दी, आपको लगेगा मोर देन इनफ है, मैंने तो पूरा बुक खत्म कर दिया। पर आपको यह जानना है कि जो हम बुक पढ़ें उसका आउटपुट कितना निकला। केवल पढ़ने से तो सिलेबस कंप्लीट तो हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो चलिए इन सब बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। ये जो हमारा झारखंड का सिलेबस जैसे सीजीएल का आप लोग देख रहे हैं, इसको अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे। जेएसएससी ने सिलेबस को क्या किया है, फैला दिया है। देखिए पहला वर्ड में लिखा है, सिलेबस को आप लोग देखिए होंगे, आपको दिख भी रहा होगा, झारखंड का भूगोल। पहला क्या लिखा है, झारखंड का भूगोल। दिख रहा होगा, पहला ही लाइन पे लिखा हुआ है झारखंड राज्य का या झारखंड राज्य के भूगोल। अब भूगोल लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि भूगोल लिखने के बाद अलग से क्या लिखा है, तो अलग से लिखा है झारखंड राज्य का स्थान। अलग से फिर क्या लिखा है, खान खनिज। और अलग से क्या लिखा है, उद्योग। ये जो सेक्शन है इसको तो हम लोग भूगोल में ही पढ़ते हैं, तभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। क्या इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस में अलग से लिखा हुआ रहता है कि भैया आपको मिनरल्स पढ़ना है या फिर आपको इंडस्ट्री पढ़ना है? हम लोग तो उसी के अंडर में पढ़ते हैं। लेकिन झारखंड का जो सिलेबस बनाया गया है जेएसएससी सीजीएल का, ध्यान दीजिएगा उस पर, आपको अलग से लिखा है झारखंड राज्य का भूगोल, फिर लिखा है झारखंड राज्य के स्थान, खान खनिज और उद्योग। तो अलग क्यों लिखा है, ये बात को आपको ध्यान से समझना होगा। अलग से क्यों लिखा हुआ है, मतलब ज्योग्राफी तो आप पूरा पढ़िए, ज्योग्राफी के अंदर आप लोग ये सब प्लेस पढ़िए, लेकिन इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। जिसको हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन पे हम लोग लगाते थे ना बचपन में, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी भूगोल तो आपको पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिकों पर, यानी ये जो बिंदु आपको दिया है जेएसएससी, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। यानी सवाल जो ज्योग्राफी का बनेगा उसमें इस सेक्शन से सवाल मैक्सिमम बनेगा। क्लियर हुआ? यानी इस बात पे हमको ध्यान देना है कि भूगोल के साथ स्थान, खान खनिज और उद्योग, इन सभी टॉपिक पर हम लोग विशेष और गहराई से अध्ययन करेंगे। केवल एक बुक पढ़ के नहीं छोड़ देंगे,
इसके जितने डायमेंशन हो सकते हैं, जितने अधिक से अधिक डीप नॉलेज हम ले सकते हैं, इन तीनों पर हम लोग टॉपिक पे लेंगे। ऐसे भी हम लोग भूगोल में और क्या पढ़ेंगे, तो हम हमेशा कहते हैं कि झारखंड हमारा क्या है, जल जंगल जमीन की भूमि है। तो यहाँ पर ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कीजिए, झारखंड का जियोग्राफी कंप्लीट। अलग से तो आपका दे ही दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं, जल जंगल जमीन। झारखंड ज्योग्राफी का मतलब सार है। जब आप जल पढ़िएगा, इसमें आपको नदी घाटी परियोजना, चाहे नदियों के बारे में हो गया, चाहे ग्राम स्रोत के बारे में हो गया, जलप्रपात के बारे में हो गया, झरना के बारे में हो गया, सब कुछ आप पढ़िएगा। सिंचाई व्यवस्था के बारे में आप पढ़िएगा। यानी इस सेक्शन से हम लोग ये सारा कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें नदी हो गया, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, गर्म जलकुंड हो गया, या फिर हम लोग क्या देखते हैं, नदी घाटी परियोजना हो गया, डीवीसी हो गया, हमारा मंडल डैम हो गया, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, या फिर स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना हो गया। जितने सारे डैम, जलाशय, जलप्रपात, झरने, सब कुछ आ गया। हम लोग इसमें सिंचाई भी देख लेंगे कि कहाँ से सिंचाई ज्यादा होता है, डोभा निर्माण क्यों किया जा रहा है, झारखंड में भूमिगत जल स्तर क्या है, झारखंड में जो सिंचाई होती है उसमें भूमिगत जल का कितना उपयोग होता है, ग्राउंड वाटर का, और सरफेस वाटर का जो हम लोग बात करते हैं उसका कितना यूज करते हैं, कितना क्यूबिक मीटर में वर्षा होती है, लगभग हम लोग जान सकते हैं जल से। जब हम लोग जंगल की बात करें, तो एक तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जंगल कहां पर कितना है। और अभी हमारा एक नया रिपोर्ट आ गया, आप लोग देखे होंगे 2021 में, वन सर्वे रिपोर्ट 2021 हाल ही में आया है, उसके बारे में देखना है। तो जब रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग जंगल में जानेंगे कि झारखंड में कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन वनों को पाने के लिए कितना क्लाइमेट चाहिए, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। कहां पर या किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कहां पर सुरक्षित वन मिलता है, कहां पर आरक्षित वन मिलता है, कहां पर अवर्गीकृत वन मिलता है या अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे जंगल के बारे में तो हम लोग ये भी देखेंगे वहां किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और पेड़ पौधे इमारती हैं, केवल जलाने वाला है, क्लियर है। और फिर आते हैं हमारे जमीन। जब जमीन पढ़ेंगे यानी हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे मतलब झारखंड का जो धरातलीय संरचना है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसको हम लोग झारखंड का क्या बोल सकते हैं, भौगोलिक संरचना कह सकते हैं, है ना। मतलब धरातलीय संरचना कह सकते हैं कि किस एरिया को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं, किस एरिया को हम लोग राशि का पठार कहते हैं, कौन सा एरिया कोल्हान नाम से फेमस था, कौन सा एरिया राजमहल है। राजमहल है तो राजमहल में टोंगरी क्या होता है, डोंगरी क्या होता है, पिच ब्लेंड कहाँ मिलता है, बेंटोनाइट कहाँ मिलता है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, इन सही बातों पर हम लोग बात कर लेंगे। इतना पढ़ने के बाद हमारे पास विशेष तौर पे आएगा ये तीन टॉपिक, स्थान, खान खनिज और उद्योग। तो खान खनिज में हमको मिनरल्स जानना है कि कहां पर कौन सा मिनरल्स मिलता है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। कहां पर कौन सा खान है, जैसे अगर बॉक्साइट की खान, कि भैया बॉक्साइट हम लोग जानते हैं कि लोहरदगा और गुमला मिलता है, पर ऑथेंटिकली खानों की संख्या कितनी है, पहली बार में कितना खान मिला था, अभी वर्तमान में कितने खान है। सरकार के पास कुछ तो डाटा होगा, उस पर हमको फोकस करना होगा कि सरकार जो इकोनॉमिक सर्वे अपना जारी करता है उसमें क्या लिखा है खान खनिज के बारे में, कि वर्तमान में झारखंड ने इस वित्तीय वर्ष में कितने टन या कितने मैट्रिक टन खान खनिज का उत्पादन किया, कितना अभी तक भंडारण है। अब भंडारण हम लोग जैसे कोयला पाया जाता है तो कोयला में कौन सा स्थान है, और हमारे यहाँ पर बॉक्साइट मिल रहा है तो बॉक्साइट में कौन सा स्थान है। पहले हम लोग बात करते थे कि एकमात्र यूरेनियम केवल झारखंड में ही मिलता है, लेकिन हाल ही में आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि यूरेनियम के अलग अलग जगहों पर खाने प्राप्त हुई है, आंध्र प्रदेश में प्राप्त हो गई है। तो अब झारखंड का स्थान क्या बना, इन सबके बारे में बात करेंगे हम लोग। झारखंड का एरिया कितना है, उसमें ग्रामीण एरिया कितना है, शहरी एरिया कितना है, जंगल कितना है, कितने क्षेत्र पर आप बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइगर रिजर्व है वो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने एरिया में है, इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, स्थान में भी वही सब आ जाएगा, जो भी फेमस प्लेसेस है, जैसे कि मैक्लोस्कीगंज, कहाँ है मैक्लोस्कीगंज भैया, उसके बारे में क्या खासियत है ना। मलुटी, और मलुटी मंदिर कहां पर है, क्या खासियत है, जो फेमस प्लेसेस है उन सबके बारे में जानेंगे। पिछले बार एक क्वेश्चन में आया था फुल डुंगरी, देखे होंगे आप लोग, तो वो स्पेशली यहाँ पर वर्ड मेंशन क्या है, स्थान,
और हम लोग इस बात को एकदम इग्नोर करके चलते हैं, स्थान को देखते ही नहीं है। ज्योग्राफी पढ़े निकल लिए, हिस्ट्री पढ़े निकल लिए। भैया जेएसएससी मेंशन क्या है आपको कि स्थान पढ़िए। तो आपको झारखंड का जो भी फेमस प्लेसेस है, डुम्बारू गुरु, तो जानिए कहां पर है, क्यों फेमस है, तो वो स्थान आपको पूछेगा। बसंत राय तालाब, ये भी सवाल पूछ चुका है, तो आपको स्थान के बारे में जानना होगा। खान खनिज की बात हम लोग कर ही लिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग उद्योग की। जब हम लोग उद्योग की बात करेंगे तो केवल बड़े बड़े उद्योग जो आपको दिखता होगा उसको देख के आगे मत बढ़ जाइए। अभी का जो समय है, अभी का जो कोविड-19 के बाद आप लोग देख रहे हैं जो डेवलप समय क्या है, एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हुआ है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का। ऐसा नहीं कि झारखंड में नहीं हुआ है। मोदी जी ने जो राहत पैकेज लॉन्च किया था उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान था। तो आपको इंडस्ट्री में जो आप बड़े बड़े इंडस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे बोकारो स्टील पढ़ते हैं हम लोग, टाटा इंडस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर हम लोग एचईसी के बारे में पढ़ते हैं, इन सबके साथ साथ एमएसएमई उद्योग को भी ध्यान देना है कि क्या सरकार ने एमएसएमई उद्योग को लेकर कोई डाटा रिलीज किया है। जब हमारा देखते हैं हमारे वित्तीय वर्ष घोषित कर देगा, यानी फिर से नया से आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिलहाल तो पुराना वाला ही है, दोनों में से कहीं पर भी एमएसएमई को लेकर सरकार ने क्या बात की है, इस बात पे बड़े उद्योग के साथ इस बात पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हम लोग एमएसएमई पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में ऐसा सवाल आता है कि झारखंड के जो जीडीपी है उनमें एमएसएमई का कितना प्रतिशत योगदान है। हमारा क्वेश्चन तो फंसा। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि एमएसएमई में कितना सेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि वो हेल्प कर रहा है, या झारखंड की जो आय है, जो इनकम है, उस पर एमएसएमई का क्या योगदान है। सरकार ने एमएसएमई के लिए कौन सा योजना चलाई है, बहुत सारी योजना चलती है। बकरी पालन, कुक्कुट पालन सरकार चला रही है ना, तो किसको बढ़ावा दे रहा है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। और एमएसएमई भी क्या है, रोजगार को बढ़ावा देना है। तो इस बात पे भी हमको बात करना है। यानी बड़े बड़े इंडस्ट्री के साथ हम डीवीसी पढ़ लिए, टाटा स्टील पढ़ लिए, एचईसी पढ़ लिए और सोच लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको एमएसएमई सेक्टर में भी ध्यान देना है। तो हम लोग बात कर लिए झारखंड ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अलावा जिस पर विशेष ध्यान देने के लिए किसने कहा है, जेएसएससी ने कहा है अपना सिलेबस में कि ज्योग्राफी के साथ साथ आप स्थान, खान खनिज और उद्योग पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे झारखंड के आगे जो लिखा हुआ है ज्योग्राफी के बाद, यानी इतिहास, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग सिलेबस में झारखंड का भूगोल देखे। भूगोल में भी देखे कि विशेष तौर पे जेएसएससी ने ध्यान किस पे दिया है, स्थान, खान खनिज और उद्योग। अब हम लोग देखिएगा ज्योग्राफी के बाद, यानी भूगोल के बाद जस्ट जेएसएससी ने अपना सिलेबस में लिखा है इतिहास। हम लोग भी लिख लिए इतिहास, आपको दिख रहा होगा। और फिर आगे सिलेबस में देखिए फिर से लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। तो क्या ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है? हम लोग जो नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो जेएसएससी ने अलग से लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। अभी का जो ट्रेंड बना हुआ है, ना केवल जेएसएससी का लगभग एग्जाम का ट्रेंड देखिएगा, हिस्ट्री का जो बोलबाला है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी वाला एग्जाम हो, बहुत घटते जाता है। खास तौर पे आप देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री और जो मिडाइवल इंडिया है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत और जो प्राचीन भारत है, जहां से सवाल आते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से तो आते नहीं है, यूपीएससी में आते हैं, यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं। क्लियर है? यहाँ पे जो सवाल दिखता है आप देखिएगा मॉडर्न से दिखता है, सेंट्रल में भी। और देखिए झारखंड में जेएसएससी ने भी स्पेशल लिख दिया कि भैया आपको राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान देखना है, कहने का मतलब कौन कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन जो अभी तक हुआ है, 1857 का विद्रोह कह लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन कह लीजिए, ये सब आंदोलन में देखिएगा ना। कांग्रेस में देख लीजिए कि कांग्रेस में क्या योगदान रहा, यानी महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे 1857 से लेकर जितने सारे रिवोल्ट हुआ है उसमें झारखंड का क्या पृष्ठभूमि रहा है, झारखंड के लोगों में क्या भूमिका रहा है, ये हमको पढ़ना है।
कहने का मतलब इतिहास तो हमको झारखंड का पढ़ना है, एक उसमें विशेष ध्यान किस पे देना है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। अगर इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है 5 से 6 क्वेश्चन, उसमें से याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के योगदान से। क्लियर है? और जो इतिहास से जो पूछा जाता है वो क्षेत्रीय राजवंश और जो मिडिवल इंडिया है, मतलब मध्यकालीन भारत के कंपेयर में झारखंड में क्या घटनाएं हो रही थी, उस पर चर्चा करता है। तो इतिहास में आप पढ़िएगा क्या? सबसे पहले आप पढ़िएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल आता है कि सर प्राचीन काल में कहां से पढ़ ले? तो यह प्राचीन काल में उस जगह से पढ़िए जहां से झारखंड क्षेत्र का उल्लेख होना प्रारंभ हो चुका है, चाहे वो मेगास्थनीज का इंडिका ही क्यों ना हो। अगर उसमें झारखंड का नामकरण है, उसमें अगर झारखंड के बारे में चर्चा किया गया है, तो हम लोग उस बारे में भी जानेंगे। क्लियर है? यानी मेगास्थनीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि झारखंड में क्या कहा है, चर्चा क्या है, टॉलमी ने क्या किया था, एल्डर द प्लिनी ने झारखंड को क्या कहा था। तो जहां से झारखंड की चर्चा मिले उन सभी बिंदुओं को जानना है। बहुत ज्यादा चर्चा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अलग से ही झारखंड बहुत लास्ट में जाना गया है। हम लोग ये देखते हैं कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में पहली बार ये जो वर्ड है झारखंड, इसका उल्लेख मिलता है, और वो ताम्रपत्र रहता है उड़ीसा के एक शासक नरसिंह देव द्वितीय का। क्लियर? तो हम लोग इसको देखेंगे, यानी हम लोग को प्राचीन वाला देखना होगा। इसके बाद क्या देखना होगा? मिडिवल वाला। तो हम लोग ये जानेंगे पहले कि मेगास्थनीज के इंडिका में क्या झारखंड का चर्चा हुआ है तो केवल उसी बिंदु को जान लेना है, पूरा इंडिका लिखे नहीं बैठ जाना है कि भैया मेगास्थनीज के इंडिका में क्या क्या लिखा है पूरा हम पढ़ते चलेंगे, उतना समय नहीं है। और ऐसे भी आपको ज्ञानी थोड़े बनना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए सिलेबस देख के कि कहां सवाल पूछ सकता है। अब मान लेते हैं कि चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का उल्लेख है, तो झारखंड का उल्लेख है तो झारखंड का किस संदर्भ में उल्लेख है, यहां से सवाल क्या बन सकता है, यहाँ की कौन कौन सी नदी का उल्लेख है। हम लोग पढ़ेंगे ना कि झारखंड में जो हीरे की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। उससे प्राचीन जाएंगे तो एक रिवर है एडमस रिवर, तो झारखंड की किस रिवर को कहा गया भैया? एडमस रिवर। तो इन सब बातों पर, यानी ये नहीं कि हमको हिस्ट्री लेके बैठे हैं तो पूरा मौर्य काल पढ़ दिए, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ लिए, पूरा एकदम गुप्त काल पढ़ रहे हैं। भैया झारखंड हिस्ट्री में गुप्त काल का आपका कितना वैल्यू है, पहले उसको समझिए, क्योंकि आप यहाँ पर एंशिएंट इंडिया को लेकर नहीं पढ़ रहे हैं, अब झारखंड का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर उसके बहुत ज्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं है, केवल एक नामकरण मिलता है, उतना ही पढ़ के आगे निकल जाइए। अब बाकी आप एंशिएंट जब पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए। आज के समय में हिस्ट्री में देखिएगा, ये ट्रेंड हम पहले ही बताए कि घटा है, जहां सवाल आता है मॉडर्न से आता है, आधुनिक भारत से आता है। तो आप भी झारखंड में जंप कीजिए, यानी प्राचीन में थोड़ा बहुत जानकारी लेने के बाद कि किसके काल में क्या कहा जाता था या क्या इसका नामकरण है, एक पॉइंट पे हम विशेष फोकस करना चाहेंगे जहां आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। जेएसएससी का एक फेवरेट सेक्शन है पुरातात्विक साक्ष्य, कि झारखंड में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, एएसआई के द्वारा जो एविडेंस खोज किया गया है अलग अलग जगह से, उसके एकदम डिटेल्स में पूछता है कि बताइए झारखंड से हम लोग जानते हैं 12 तरह के कुल हस्त कुठार मिले हैं, इसकी खोज किस व्यक्ति ने की है, या फिर झारखंड में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का खोज हुआ, इसको आगे बढ़ाने का या इसको फेमस करने का झारखंड क्षेत्र में किसको ये काम मिला था? उज्जवल घोष जी को मिला था, जो कि हजारीबाग के थे। फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें पूछेगा आपको एकदम डिटेल्स में कि इसको में अगर मिला है तो क्या क्या मिला है, क्योंकि कहीं भी छोटा सा उठा लेगा कि खुला सूर्य मंदिर का चित्र कहां से मिला है, आप गुफा गुफा पढ़े इसको और खुला सूर्य मंदिर दे दिया। क्लियर है? तो पुरातात्विक जो साक्ष्य का चैप्टर है वो झारखंड हिस्ट्री में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड चला है पूरा तात्विक साक्ष्य होगा। यहां से हमेशा कहीं ना कहीं सवाल टपका है, हमेशा आया है, इस पे हम लोग जरूर ध्यान देंगे पुरातात्विक साक्ष्य में। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, सीधा आप लोग आ जाइएगा क्षेत्रीय राजवंश।
क्षेत्रीय राजवंश। किस क्षेत्र में कौन सा राजवंश फेमस था? और देखिएगा सवाल में सबसे ज्यादा अगर किसी पर जोर दिया गया है तो चेरो वंश और नाग वंश पे दिया गया है। बाकी जो वंश है, खड़गडिया वंश हो गया या फिर पंचेत हो गया, इससे बहुत ज्यादा सवाल बनता भी नहीं है और बहुत ज्यादा इसका कुछ डिटेल्स आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर राजा बने थे, बहुत ज्यादा प्रभुत्व राजा नहीं बना था। लेकिन मेन जो दो एरिया है इसका सबसे ज्यादा आपको डिस्कशन मिलेगा, वो मिलेगा, एक आपको मिलेगा चेरो वंश और दूसरा क्या मिलेगा? नाग वंश। तो क्षेत्रीय राजवंश में आपको बता रहे हैं कि दो टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, एक तो नाग वंश पे और एक चेरो वंश पे। ऐसा नहीं कि बाकी सब छोड़ देना है, बाकी सबको देख लेना है, बाकी सब भी बहुत छोटा सेक्शन है वो आप तुरंत देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है, नाग वंश और चेरो वंश पर। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री पे क्या डिस्कस करेंगे? तो याद रखना है आपको कि इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री पे मिडिवल पीरियड को देखेंगे, मध्यकालीन के समय में देखेंगे, जिस समय दिल्ली सल्तनत का निर्माण हो रहा था। दिल्ली में अलग अलग शासक बैठ रहे थे, तुर्क लोग आ रहे थे, पढ़े होंगे आप लोग, पहले खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। इन सब के पैरेलल कॉन्टेस्ट में सभी राजाओं के समय में नहीं, अगर कोई राजा झारखंड पे आक्रमण किया हो, अगर झारखंड से उसका कुछ संबंध बना हो, उसके बारे में आपको केवल जान लेना है। ये नहीं कि पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे इसके पैरेलल में कौन था, हर किसी के पैरेलल में कौन था, ऐसा पढ़ रहे क्या जरूरत है? कैकुबाद से पूछता है क्या? मिडिवल इंडिया में आप पढ़ते हो कि कैकुबाद, क्यूमस, ये सब नाम भी पढ़े हैं, क्या वहां सवाल आता है इतना ज्यादा? तो झारखंड हिस्ट्री में भी नहीं आएगा। जो भी फेमस शासक हुए, अलाउद्दीन खिलजी हुए, मोहम्मद बिन तुगलक हुए, फिरोज शाह तुगलक हुए, इब्राहिम लोदी हुए, सिकंदर लोदी हुए, उनके समकाल में झारखंड की क्या परिपेक्ष की स्थिति है, केवल उतना जान लीजिए। अभी इतना समय भी नहीं है, आपके पास लिमिटेड समय है और कम समय का उपयोग करके आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए। तो हमारे पास एकदम स्ट्रेटेजी होना जरूरी है कि क्या सेक्शन को पहले पढ़ें और क्या सेक्शन को बाद में पढ़ें। तो जब ये सेक्शन जो हम बता रहे हैं कि फेमस शासक के पैरेलल में जो झारखंड का हिस्ट्री है, उसके बाद समय बचेगा तो बाकी आप डिटेल्स में पढ़िए। और अभी पास करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो फेमस, जो भी मिडिवल पीरियड में जो फेमस शासक हुए, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मुगल काल में आइए, मुगल काल में भी 2-3 घटना पढ़ना है। एक जहांगीर के समय पढ़ लीजिए, एक अकबर के समय पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा झारखंड में उथल पुथल मचा हुआ था। क्लियर है? तो हिस्ट्री में आप ये पढ़िए और सीधा उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, इसको पढ़िए। अलग से आप टॉपिक को इसमें से अलग करके देखिए, जनजातीय विद्रोह। झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसको आप इस टॉपिक में कभी ऐड मत कीजिए। आपका ये जो टॉपिक दिया हुआ है, ये सेपरेटली 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का टॉपिक होता है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 का विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है। तो इस सेक्शन को आप सीधा उठाइए और इसको आप कंप्लीट कीजिए। क्लियर है? और जब झारखंड का आगे हम सिलेबस बताएंगे भी, आपको दिख रहा होगा सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य। तो जब सभ्यता संस्कृति पढ़िएगा तो वहां आपका जनजाति भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं जनजाति वाला आंदोलन भी आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आगे जो आपका सिलेबस में दिया हुआ, देखिए सभ्यता, संस्कृति और भाषा साहित्य, इन तीनों को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। ये तीनों को जो जेसीसी ने जो फैला दिया है, अलग अलग लाइन लिख दिया है, आप इस तीनों को एक साथ मिला देख सकते हैं, सभ्यता, संस्कृति और भाषा साहित्य। क्योंकि देखिए सभ्यता और संस्कृति में भी तो एकदम क्लोज रिलेशनशिप है। एकदम क्लोज रिलेशनशिप कहने का मतलब आत्मा और शरीर वाला, कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। और कहीं पर कोई संस्कृति फेमस है तो इसका सिंपल सा बात है, वहां पर सभ्यता है। हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता।
तो मिस्र का सभ्यता होगा तो मिस्र का अपना क्या होगा, संस्कृति होगा, अपना कल्चर होगा। तो सभ्यता और संस्कृति तो मतलब आत्मा से मिला हुआ है, और इस सभ्यता और संस्कृति के जो बीच का कड़ी है, जो एक साथ जोड़े रखता है, वो है आपका भाषा। और जेसीसी ने क्या किया, तीनों को अलग अलग लिखा है। ये समझिए, सभ्यता, संस्कृति और भाषा साहित्य। संस्कृति के पहले बात कर लेते हैं कि संस्कृति हम किसको कहते हैं। तो आप लोग एक वर्ड से भली भांति प्रचलित होंगे या मतलब परिचित होंगे, वो वर्ड है प्रकृति, नेचर। इस वर्ड से तो आप लोग एकदम भली भांति परिचित होंगे, नेचर बोल सकते हैं, यानी कि प्रकृति से। इस पे तो किसी को कोई संदेह होगा नहीं। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति को जब हम लोग अपने अनुसार ढाल लेते हैं, प्रकृति को क्या करते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, कुछ उसमें सुधार करके, अनुकूल बना के, तो आपका क्या बनते जाता है, संस्कृति। और संस्कृति को आप मोड़ दिए तो बन जाएगा विकृति, यानी कि सेल्फी बोल सकते हैं। आपका नॉर्मल चेहरा मिला है, वो आपका फिर संस्कृति में आता है, और चेहरा बिगाड़ के आप फोटो ले लीजिए, आपका हो गया विकृति। यानी क्या हुआ, नेचर से डेवलप किया संस्कृति। तो नेचर को हर तो जगह का नेचर अलग अलग होता है। तो जब जलवायु अलग होगा, वहां का नेचर अलग होगा, संस्कृति भी अलग होगी। अगर मान लेते हैं कि हम रांची में रह रहे हैं और हमें सबसे ज्यादा जो संसाधन मिल रहा है, सबसे ज्यादा किसी को संसाधन मिल रहा है कृषि करने से या खेती से मिल रहा है, तो हमारे लिए खेती क्या है, पूजनीय है। खेती हमारे लिए भगवान के समान है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको सब कुछ जो इनकम होता है वो बस ड्राइवर है, यानी कि बस चलाने से होता है, तो उसके लिए उसका बस क्या है, उसके लिए भगवान बन जाता है। पूजा आरती करते हैं ना जी, देखिएगा जिससे जिसको इनकम होता है, और किसी को ऑटो से इनकम होता है, सुबह उठ के वो ऑटो का ही पूजा करता है, भगवान को दिखाने के बाद ऑटो को भी दिखाता है कि भैया तुम मेरा जीविका का उपार्जन का साधन हो। यानी संस्कृति कहने का मतलब प्रकृति से मिलने के बाद अपने अनुसार ढाल ली। उन्होंने लोहा तो नहीं बनाया होगा, लोहा तो प्रकृति से मिला ना, उसको अपने अनुसार ढाल के क्या बन गया, ऑटो ड्राइवर बन गया। कोई खेती कर रहा है, तो यानी कि संस्कृति। और जब संस्कृति, बहुत सारा संस्कृति का आपस में मिलन होता है, तो एक नया डेवलप क्या होता है, सभ्यता। तो हम लोग को यहां पर पढ़ना है झारखंड की संस्कृति और झारखंड की सभ्यता। कहीं पर भी आपको ये वर्ड मेंशन नहीं किया है कि झारखंड की जनजातियों की संस्कृति पढ़ी है या जनजातियों की सभ्यता पढ़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल जनजाति पढ़ लिए और आगे निकल गए। आपको कहीं पर भी मेंशन किया है कि केवल आप क्या पढ़ी है, जनजातियों की सभ्यता पढ़ी है, जनजातियों की संस्कृति पढ़ी है। जब हम लोग सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं, भाषा साहित्य की बात कर रहे हैं, तो जनजाति और गैर जनजाति और झारखंड के जो मूल निवासी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदान कहते हैं। जो आदिवासी तो नहीं है पर झारखंड के मूल निवासी है, यानी सदान। यानी हमें यहाँ पर झारखंड की जनजातियों के बारे में और झारखंड के सदान के बारे में, दोनों के बारे में एकदम एक एक चीज को जानना है, बारीकी से जानना है। मैक्सिमम लोग हम लोग करते क्या है, जनजाति को तो बारीकी से पढ़ते हैं पर सदान को छोड़ देते हैं। और जब क्वेश्चन सदान से आता है तो नहीं बनता है और सिंपल कह देते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया है। भैया जेएसएससी ने कहीं लिखा है क्या झारखंड की जनजाति की सभ्यता पढ़ी, कहीं नहीं लिखा है ना, वो झारखंड की सभ्यता का है। तो झारखंड की सभ्यता में आपका जितना आएगा वो सारा टर्म को आपको देख लेना है। यानी हम लोग इसमें जनजाति लोग का जिस तरह का कल्चर है डिटेल्स में जानेंगे, पूरा जनजाति इसमें हम लोग जान सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा सदान, झारखंड के गैर आदिवासी परंतु मूल निवासी का जो कल्चर है उसके बारे में भी हमको जानना है, ये कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे आकर यहाँ बैठ गए। ये जो वर्ड हम लिख दिया सदान या जनजाति, आदिवासी या मूल निवासी, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन कहां से हुआ, इन सभी बातों पर हमको ध्यान देना होगा। और दोनों का क्या पढ़ना होगा, भाषा साहित्य। दोनों का क्या पढ़ना होगा हमको, भाषा साहित्य पढ़ना होगा। मतलब जनजाति भाषा भी देखना है, ये मुंडारी भाषा क्या है, संथाली भाषा क्या है, कुड़ुक भाषा क्या है, उससे क्या सवाल बन सकता है। तो हमें सदानों की भाषा, चाहे वो कुरमाली हो गया, चाहे वो खोरठा हो गया, चाहे वो नागपुरी हो गया, इनके बारे में जानना है कि भाषा साहित्य में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का, इस बात पे भी गौर करना है। यानी हमारा क्या हो गया, सभ्यता, संस्कृति और भाषा साहित्य। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा जो सिलेबस में पॉइंट बचा हुआ है, एक है विकास योजनाएं, स्पेशली वो लिखा हुआ है विकास योजनाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो जेएसएससी का एस्पिरेंट रहता है वो इसको क्या करता है, इग्नोर करके चलता है।
और सिंपली दिमाग में सेट होता है कि इस बार जो करंट अफेयर्स में मार्केट में निकलेगा बुक, उसमें जो 4-5 योजना 10-15 योजना दे दिया जाएगा, उसको पढ़ लेना है, योजना कंप्लीट। जबकि जेएसएससी आपको विशेष तरह से मेंशन करके कहा है कि आप विकास योजनाएं के बारे में पढ़िए। यानी कि राज्य गठन होने से लेकर अब तक जितने सारे योजनाएं चलाए गए थे और उनमें जो जो सक्सेस हुए थे उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अभी भी हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना सवाल आता है 5 ईयर प्लान से, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, हर जगह आता है। योजना तो खत्म हो गया, योजना आयोग ही खत्म कर दिया मोदी जी ने। उनकी जगह पर क्या लेकर आया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। लेकिन फिर भी योजना आयोग से सवाल आता है ना, पंचवर्षीय योजना से आते हैं। तो झारखंड जो बना और अब तक जितने सारे यहाँ पर योजनाएं चले हैं उनमें से जो सफल रहा है इसका कुछ महत्व रहा। ये नहीं कहीं पर थोड़ा सा हेमंत सोरेन जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी कुछ उद्घाटन किए हैं उसको भी जाकर पढ़ लिए, उसको नहीं। विकास योजनाएं में जो लंबे समय से चला है, अभी हमारा चल रहा है फूलो झानो चल रहा है ना जी, फूलो झानो चल रहा है, नीलांबर पीतांबर चल रहा है, क्या चल रहा है, पोटो खेल विकास योजना। इसके अलावा क्या चला था? लक्ष्मी लाडली। सेंट्रल का भी योजना अगर यहां पर लॉन्च हुआ था, मुद्रा योजना। इन सब पर भी ध्यान देना है। यानी विकास योजनाएं में केवल अभी जो योजनाएं चलाई जा रही है इस वित्तीय वर्ष में, केवल उसी पे नहीं, वैसी कोई भी योजनाएं जिसका सफल रूप से क्रियान्वयन हुआ है झारखंड में, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो क्या सर योजना के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है? तो नहीं, अभी का जो योजना चल रहा है उसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़िए। लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं, जो प्राचीन योजनाएं रही है, उसमें केवल आप 2 से 3 टर्म को जानिएगा। पहला, जो योजना आप पढ़िएगा वो योजना कब लॉन्च हुआ था, मतलब उसका डेट कब लॉन्च हुआ था। योजना जो लॉन्च हुआ था किसके लिए या किस क्षेत्र के लिए, किसके लिए या फिर किस क्षेत्र के लिए। और अगर ये सक्सेस हो गया तो इसके सक्सेस के बारे में आपको कुछ ना कुछ टिप्पणी मिल जाएगा कि कितना सक्सेस हो गया था, बहुत ज्यादा सफलतम था। ऐसा बहुत ज्यादा योजना तो सक्सेस होता नहीं, लेकिन कब हुआ और किस क्षेत्र के लिए हुआ, इन दोनों विषय पर एकदम जरूर आप ध्यान दीजिएगा। पुराना योजना का भी हर किसी का नहीं देखना है कि कहां से लॉन्च हुआ। हो सकता है कि वो सर्वे में आया हो, किसी एक प्लेस से लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अभी का जो वर्तमान योजना होगा उस पर आप प्लेस भी याद रखिएगा कि पहली बार कहां हुआ था। लेकिन ये सब जो पुरानी योजनाएं हैं उसमें पहली बार कहां हुआ था, ये अब धीरे धीरे सवाल नहीं आ सकते आपको, पुराना हो गया। इसमें 2 सवाल होता है, कब और किस क्षेत्र में। अभी जो अप टू डेट है, जो अभी तक रनिंग में योजना चल रही है, उस योजना में आपको कब, किस क्षेत्र में और योजना का लॉन्च कहां से हुआ और कौन किया, कहां से और कौन किया, बस इतना ही तो जानना है। इसको आप सिंपली क्या कीजिएगा कि पढ़ने का आपको तरीका बदलना होगा। केवल देख लिए आगे बढ़ गए ऐसा नहीं। आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए, उसमें आपको 4-5 कॉलम में बांट दीजिए। एक साइड में योजना का नाम लिखिए, उसके बाद योजना कब हुआ उसको लिखिए, किस क्षेत्र में हुआ उसको लिखिए, कहां हुआ और किसने किया। 5 कॉलम में बांट लीजिए। मान लीजिए चार्ट पेपर लिए हम लोग तो कॉलम बना लिए, इस तरह से कॉलम में बांट लिए, एक एक करके योजनाएं लिख लिए, उसका डेट लिख लिए, किस क्षेत्र में वो लिख लिए, कहां लॉन्च किया गया वो लिख लिए और कहीं पर चिपका लीजिए। उसको रोज सुबह शाम नमाज अदा कीजिए, हमेशा उसको पढ़िए। भगवान को बुलाते हैं, हे भगवान करो दो पास। इसको देख के बोले, हे भाई 2 नंबर दिला दो, दिलाएगा ही 2 नंबर। 2 क्वेश्चन तो 2 नंबर नहीं बोले, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ दिला देगा। देखिए होंगे पिछली बार पंख योजना के बारे में बहुत ज्यादा पूछा था कि झारखंड में योजना चलाई गई थी पंख, जो स्लम बस्ती के बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में यानी प्राइमरी एजुकेशन में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो योजना को आप इस तरह से अपने ग्रिप पे ले सकते हैं और जहां से आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो हम क्या कहें कि जो पुराना योजना है उसमें कब और किस क्षेत्र में, ये दोनों बात पे विशेष ध्यान। और जो रनिंग है, जो वर्तमान में चल रही है, हो सकता है 2016 में लॉन्च हुआ था, अभी भी चल रहा है दाल भात योजना,
ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम कह रहे हैं कि पहले भी लॉन्च हो चुका है, अभी भी रनिंग है, लगातार जारी है, तो उसका तो कहां से कौन किसने किया सब कुछ देख लीजिए बस। तो योजनाएं कंप्लीट। अब आपका सिलेबस में क्या है, तो अब आपका सिलेबस में है खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां, और इस तीनों सब्जेक्ट को हम लोग एक साथ एक जगह पर देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां। खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां, इन तीनों को हम क्यों कह रहे हैं कि इन तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं। रीजन देखिए, आप व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां जो पढ़िएगा तभी ना पढ़िएगा जब आपको कुछ फेमस काम किया है। अब खेल खिलाड़ी पढ़िएगा तो खेल खिलाड़ी में क्या पढ़िएगा, झारखंड का कोई स्पेशल खेल है क्या जो नहीं खेला जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोग खेल खिलाड़ी में वही देखेंगे जो सेंट्रल लेवल पे है। तो सेंट्रल लेवल के खेल में झारखंड का क्या योगदान है इस पर हम लोग बात करेंगे। जब योगदान की हम लोग बात करेंगे किस प्लेयर का क्या योगदान है, तो उस प्लेयर को कोई ना कोई अवार्ड मिला होगा, और वो फेमस प्लेयर रहा होगा तो अवार्ड जरूर मिला होगा, कोई भी अवार्ड, सिंपल सा अवार्ड। तो अवार्ड मिलेगा तब तो हम कह सकते हैं नागरिक उपलब्धियां, यानी किसी भी व्यक्ति को जो अवार्ड मिला है, जो अवार्डी पर्सन है, उसको हम लोग किस पे लेके आएंगे, नागरिक उपलब्धियां, चाहे वो किसी क्षेत्र से हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी आज ही के दिन हम लोग देखे होंगे कि जो गिधाईराम गोंजू जी हैं उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और सीक्वेंस में अगर बात करें तो झारखंड राज्य बनने का 22 साल हो गया और अब तक कुल 22 व्यक्ति को पद्मश्री मिल चुका है। तो वो किसमें आ जाएगा, नागरिक उपलब्धियां में। इनमें से किनको पद्मश्री मिला है तो आप सभी को याद कर लीजिएगा। अब आप कहिएगा सर 22 का 22 नाम है, रेगुलर तो मिला नहीं होगा, तो हम एज कैसे, डेट कैसे याद रखेंगे। सेम फंडा, उसका भी एक आप फर्मा बना लीजिए, नाम लिख लीजिए, क्षेत्र लिख लीजिए और डेट लिख लीजिए। ये तो आपको पता ही है कि इन 22 व्यक्ति को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। तो इस पर बिल्कुल चूक मत कीजिए कि भैया एक पढ़ लिए, पहला पढ़ लिए, अभी का वर्तमान पढ़ लिए, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा को एक साथ लिख लीजिए, 22 को व्यक्ति का नाम, किस क्षेत्र में मिला और कब मिला। बार बार देखिएगा तो 60 दिन में ये भी तो आपको याद हो ही जाएगा। तो अवार्ड को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। किसी अलग व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं क्योंकि व्यक्तित्व में क्या पढ़ेंगे सर, व्यक्तित्व तो लिख दिया है, व्यक्तित्व में पढ़ना क्या है। देखिए व्यक्तित्व में हम लोग क्या पढ़ना है, वैसे झारखंड के कोई भी व्यक्ति रहे हैं, व्यक्तित्व वो तभी बना है जब वो कुछ ग्रेट काम किया है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया है, चाहे झारखंड को पर्यावरण बचाने में योगदान दिया है, वहां जाके आप पढ़िए। अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की तो हमारे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ठाकुर विश्वनाथ सदैव का बहुत बड़ा योगदान था। तो 1857 का विद्रोह में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ठाकुर विश्वनाथ सदैव ने क्या किया था, लेकिन व्यक्तित्व आपको जैसे लिख दिया है कि वैसे लोग जो झारखंड के आंदोलन में, वर्तमान में झारखंड में इसको उपलब्धि मिला है, कोई अवार्डी पर्सन है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानिए। केवल ये मत जानिए कि वो उस क्षेत्र में क्या किया, उनकी जीवनी को भी आप थोड़ा सा समझिए कि झारखंड के किस धरातल से वो उठ के आके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में देखिए, अब जानिए कि किस बैकग्राउंड में जाके भारतीय टीम का कप्तान बनता है। यानी व्यक्तित्व यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, वैसे लोग जहां पर आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ फेमस काम किया है, उनके बारे में आप डिटेल्स में पढ़िए। उनका जन्म कहां हुआ, किस परिवार में हुआ, क्या उनका मतलब सिचुएशन क्या था, किस प्रकार से वो खेल में आए या साहित्य में आए, इन सभी बातों पर आपको डिटेल्स में चर्चा करना है। क्लियर है। यानी व्यक्तित्व हम लोग क्या देखेंगे, वैसे कोई भी व्यक्ति है। फिलहाल मान लेते हैं कि नागरिक उपलब्धियां बात करते हैं तो गिधाईराम गोंजू जी को क्या मिल गया, हमारे अवार्ड मिल गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो केवल इतना जान के खत्म मत कर दीजिए, आपको लिखा हुआ है व्यक्तित्व के बारे में जानना, तो आप गिधाईराम गोंजू के बारे में जितना हो सके जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्यों मिला, किस क्षेत्र के विद्वान है,
इन सब बातों पर आप गौर फरमाइए और इनको एक जान लीजिए। तो कहने का मतलब जिनको जिनको अवार्ड मिला है, फेमस अवार्ड मिला है, या जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड निर्माण में, उनकी जीवनी के बारे में, थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में हमको जानना होगा। कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ और किस तरह से ये डेवलप किया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तित्व। खेल के क्षेत्र में भी कोई फेमस पर्सन गया है, चाहे दीपिका कुमार ले लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ले लेते हैं, ये व्यक्तित्व तो बने हुए हैं, इनके बारे में देखिए, इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये देखिए। क्लियर है? कोई एनजीओ का कोई अवार्ड मिलता है वो भी देखिए। तो खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां। और इसके बाद जो हमारा सिलेबस आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा एकदम लास्ट में, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की विषय। अब आता है कि सर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय में क्या पढ़ लेंगे, तो भैया क्या नहीं पढ़ लेंगे। देखिएगा बहुत सारा ऋण प्राप्त होता है, लोन प्राप्त होता है, चाहे वो नेशनल से भी और इंटरनेशनल से भी। आप पढ़े होंगे कि वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया है, या ये जो योजनाएं चल रही है वो वर्ल्ड बैंक के सहायता से चल रही है, या IMF के सहायता से चल रही है, या ADB के सहायता से चल रही है। या फिर झारखंड के कोई खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ कप जीत का है, कोई मेडल जीत के आया, या राष्ट्रीय लेवल पर कोई चैंपियन बना है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब झारखंड का अगर कोई पर्सन है, या झारखंड की कोई भी वस्तु जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो चुका है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। छौ नृत्य, कल्चर में तो हम नृत्य पढ़ेंगे, सभ्यता संस्कृति पढ़ेंगे, उसमें पूजा पाठ। जब हम जनजाति आपको बात की अभी कि हम लोग का कल्चर सभ्यता में जनजाति पढ़ना, सदान पढ़ना है, तो उसका सदान का पूजा पाठ, सदान का कल्चर, खान पान, रहन सहन, घर का प्रकार, या जनजातियों के बारे में सब कुछ देखना है हमको। नृत्य भी देखना है। अब छौ नृत्य क्योंकि वो विश्व फेमस हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। जेपीएससी ने कहा है कि भैया जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो कि आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की विषय है, उस पर आप ध्यान दीजिए। यानी कि लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, वैसा कोई भी घटनाएं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दा बना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, उसको डिटेल्स करके पढ़ लेना है, बस इतना काम करना है। हम बहुत कुछ बताएं आपको, सिलेबस ये करना है, लेकिन अगर आप सिलेबस को पूरे वीडियो को देखते हैं, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको लगेगा कि सिलेबस को आप एकदम कंप्राइज में देख सकते हैं। नागरिक उपलब्धियां ऐसे एक बना लिए, पद्मश्री खत्म। और मान लेते हैं कि भारत रत्न किसको मिला है, तो मिला नहीं है, ठीक है। कोई भी एक सिंगल अवार्ड देखने जाते हैं कि भैया देखते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितने को मिला है, तो झारखंड में जितने लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, एक जगह पर लेकर आइए, लिख लीजिए। तो स्मार्ट स्टडी करना है, ये नहीं कि एक बार हम पढ़ लिए हैं, यहाँ पे 2 पेज 4 पेज पढ़ने के बाद फिर मिला, इस व्यक्ति को ही मिला था, तो आपको तो गलती होगा, चांस बनेगा ना, यहाँ याद करें कि ये याद करें। लेकिन आप दोनों को जब एक साथ लिख के रखिएगा तो आपको बार बार दिखेगा क्या इस व्यक्ति को क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था, या इस व्यक्ति को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। क्लियर है? तो इस तरह के काम करके आप सिलेबस को छोटा बना सकते हैं। योजना में वही काम कीजिए, योजना को एक जगह पर लिख लीजिए। हिस्ट्री में भी 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, झारखंड में योगदान आप पढ़े ना, हम लोग को पढ़ना ही है कि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे। सिंपल सा बात है, कहां से किसने नेतृत्व किया, ये हमेशा एक सवाल बना रहता है। आप मैप में ही लिख लीजिए, जो झारखंड का मैप है, अब जहां पर दुमका दिख रहा है, दुमका से जो नेतृत्व किया है उसका नाम लिख लीजिए। रांची में जो नेतृत्व किया है उसका नाम लिख लीजिए। रामगढ़ से जो नेतृत्व किया है उसको रामगढ़ में लिख लीजिए। तो आप उस मैप को एक बार देखिएगा, आपको तो पूरा मिल गया। तो ये सारा चीज आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा, आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तुरंत आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि हाँ ये व्यक्ति 1857 में रामगढ़ से था, ये व्यक्ति पलामू से था, ये व्यक्ति साहिबगंज से था, ये व्यक्ति हजारीबाग से था। क्योंकि फोटो आप जब बनाएंगे तो आपको एकदम विजुअल दिखेगा, लिख के खड़ी याद कीजिएगा, आपको याद रहेगा नहीं हर बार ये हजारीबाग से था कि देवघर से था। लेकिन जब आपको लोकेशन दिखेगा, क्योंकि मैप तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप स्मार्ट वे में झारखंड के सिलेबस को कम से कम समय में कवर कर सकते हैं। और लगातार हम क्लास लेते रहते हैं और क्लास लगातार कंटिन्यू रहेगा। इस क्लास को आप लोग देखते रहिएगा तो आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।